मैं अपने दोस्त के साथ एक मोहल्ले की सुनसान गलियों में चक्कर काट रहा था। हम मोटरसाइकिल पर थे। हमारा इरादा किसी मोटरसाइकिल वाले को ही लूटने का था, लेकिन गली इतनी सुनसान थी कि कोई भी मोटरसाइकिल और गाड़ी हमें नजर नहीं आई, जिसे रोक कर हम पिस्टल दिखाते और कीमती सामान और पैसा उससे हथिया लेते। मुझे ये काम करते हुए 1 साल हो चुका था, लेकिन मेरा दोस्त अभी अनाड़ी था। उसे अभी चंद दिन ही हुए थे, या हफ्ता 10 दिन, इसलिए रिवॉल्वर हाथ में पकड़ते हुए उसके हाथ कांपने लग जाते थे। अगर हम कहीं चोरी करते, किसी और का जेवर उतारते, तो अगर वो औरत रोने लगती तो मेरा दोस्त कहता, यार जाने दे, ये औरत तो मुझे शक्ल से ही मजलूम लग रही है। उसकी इस किस्म की बातों को सुनकर मैं उसे गुस्से से घूरने लगता। पिछले 4 दिन से मैं मुख्तलिफ मोहल्ले की सड़कों में खाक छान रहा था, लेकिन इन 4 दिनों में मुझे नाकामी का ही मुंह देखना पड़ रहा था। अब तो हमें कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नजर ही नहीं आती थी, और अगर कोई शख्स काबू आता भी, तब भी उसकी जेब से बिजली और गैस के ही बिल निकलते थे। 4 दिन में मैंने कुछ भी चोरी नहीं किया था। मैंने सोचा कि क्यों ना हम आज एक घर पर जाकर डाका डालें, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। जिस इलाके में हम मौजूद थे वहां पर ज्यादातर सफेद पोश लोग रहते थे। मैंने अपने दोस्त से कहा कि इस बार मैं किसी कीमत पर खाली हाथ नहीं जाऊंगा। ये सोचकर जिस दरवाजे के बाहर हम खड़े थे, उसी की दीवार फलांग कर हम दोनों ही अंदर कूद गए। उस वक्त सहन में अंधेरे का राज था। मेरे हाथ में टॉर्च लाइट थी। मैंने टॉर्च लाइट जलाई तो देखकर हैरत हुई कि वो घर बहुत छोटा सा था। सहन में 2 चारपाइयां बिछी थी, जहां पर 2 खवातीन लेटी हुई थी। मैंने अपने दोस्त से धीमे लहजे में सरगोशी की कि सबसे पहले इनके कमरे की तलाशी लेते हैं, जो कुछ भी होगा कमरे में होगा। धीरे से चलते हुए हम उस घर के कमरे में चले गए। कमरे में पुराना सा पलंग रखा था और लोहे की अलमारी थी, जिस पर चाबियां भी लगी हुई थी। मैंने अलमारी खोलकर देखी तो बिल्कुल खाली थी। कपड़ों के अलावा वहां कुछ ना था। मैंने सारे कपड़े जमीन पर फेंके, एक एक चीज देख ली, लेकिन अलमारी में कोई भी कीमती चीज ना थी। ये देखकर मैं फिर से मायूस हुआ, लेकिन मुझे गुस्सा आने लगा। इसी तरह मैं दूसरे कमरे की भी हर चीज तहस नहस करके रखती, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक ना मिली। फिर तो मेरा खून खौल उठा। 4 दिन से एक भी चोरी नहीं की थी। पता नहीं लोगों में गुर्बत इतनी क्यों छा गई थी। घर में कुछ था ही नहीं जिसकी चोरी की जाती। जैसे ही मैं कमरे से बाहर आया तो सहन में बिछी चारपाई पर बैठी औरत को देखकर वहीं ठटक गया। वो 50 के लगभग उम्र की औरत थी, जो चारपाई पर उठकर बैठ चुकी थी। टुकर टुकर हमें ही देख रही थी। उसके बराबर में सोई हुई लड़की अभी भी गहरी नींद में थी। 4 दिन से मैंने नाकामी का ही मुंह देखा था। मुझे न जाने क्यों उस बुढ़िया पर गुस्सा आने लगा। मैं उसके पास गया। मैंने कहा, जल्दी से खड़ी हो और सोना चांदी घर में जो भी है लाकर मुझे दे। मेरे ऊंचे लहजे में ये कहना था कि मेरी आवाज सुनकर वो लड़की भी उठ बैठी। वो शायद उसी बुढ़िया की बेटी थी। मैंने टॉर्च लाइट जब उसके चेहरे पर डाली तो मेरे तो होश उड़ गए। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। यूं हम दोनों को अपने घर में देखकर खौफजदा भी हो गई थी। कम उम्र 16-17 साल की। मैं धीरे धीरे कदम उठाता उस बुढ़िया के पास आया, जेब से पिस्टल निकालकर उसके सर पर रखती। ये देखकर वो लड़की चीख पड़ी, कहने लगी, खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना। मैंने उस बुढ़िया से कहा कि जल्दी से अपने घर में जो चांदी सोना पैसा है मुझे ला कर दो, वरना मैं तुम दोनों को गोली से उड़ा दूंगा। मेरी बात सुनकर बुढ़िया रोने लगी। कहने लगी, बेटे मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम तो खुद गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी रोजी रोटी का बंदोबस्त करते हैं, जो कमाते हैं वो रोज ही खत्म हो जाता है। मैंने कहा, खबरदार तूने मुझे अपनी गुर्बत के रोने सुनाने शुरू किए। मैं खाली हाथ तेरे घर से हरगिज नहीं जाऊंगा। मैंने पिस्तौल उस बूढ़ी औरत के सर पर तानी और वो लड़की ये देखकर रो रही थी। औरत कहने लगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मैंने पिस्तौल के बटन पर उंगली प्रेस करना शुरू की ही थी कि वो लड़की अचानक से कहने लगी कि खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत करना, मैं देती हूँ तुम्हें सोना भी और पैसे भी। ये देखकर मैंने हैरत से उस लड़की को देखा था। वो बेतहाशा डरपोक थी, बहुत घबराई हुई थी, और इस हालत में भी उसका हुस्न काबिले दीद था। मैं ना चाहते हुए भी उसे देखे जा रहा था। पूरे घर की तलाशी तो मैं पहले ही अच्छी तरह से ले चुका था। घर में कुछ भी ना था, फिर वो कहाँ से मुझे सोना चांदी देती। मैं तो बस उस औरत को हरासा और डराने की कोशिश कर रहा था, ताकि अपना खौफ व हिरास फैलाकर वहां से चला जाऊं। मैंने पिस्टल औरत के सर से हटाई और उस लड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा कि चलो मेरे साथ, मुझे दिखाओ कि तुमने कहाँ जेवर और पैसे छुपा रखे हैं। मुझे लगा था कि वो मुझे कमरे में लेकर जाएगी, लेकिन नहीं, वो सहन में लगे दरख्तों के पास आ गई। एक जगह बैठकर मिट्टी खोदने लगी। ये देखकर मेरी अकल हैरान हुई थी कि उसने कहाँ पैसे छुपा रखे थे। उसने गहरा सा गड्ढा खोदा और फिर 1500 के कई नोट निकालकर मुझे पकड़ाने लगी। साथ में सोने की चेन और अंगूठियां भी थी, वो भी उसने मेरे हाथ पर रख दी। मैं उसे ही देख रहा था। उसके हाथ बेहद सफेद थे, खुद भी दूधिया रंगत की थी। चेहरे के नकूश भी बेहद हसीन थे। जिस वक्त वो मिट्टी खोदने में इस कदर मसरूफ थी
कि उसे अपने दुपट्टे की भी होश ना थी, जो उतर कर जमीन पर गिर चुका था। मेरी नजरें थीं कि उससे हटने को तैयार ना थी। न जाने क्यों मेरा दिल उस लड़की पर बेईमान सा हो चुका था। मैं खुद शादीशुदा था, मेरे बीवी बच्चे भी थे। चोरी करना मेरी मजबूरी थी, और वो थी गुर्बत। फिर जब घर में हर रोज फाके होने लगे तो मैंने हर नाजायज तरीके और हराम से पैसे कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन भर की मेहनत मजदूरी के बाद भी मैं इतने पैसे घर पर नहीं ला सकता था जिससे अपने बीवी बच्चों का पेट भर सकता। और एक दिन की चोरी हमें इतना दे जाती थी कि हफ्ता भर घर बैठकर अय्याशी से हम लोग खा पी सकते थे। मेरी बीवी ने आज तक मुझसे कभी ये नहीं पूछा था कि मैं जो घर पर ला रहा हूँ वो हलाल है या हराम। वो तो मेरी जेब से पैसे निकालती और नई से नई कोई ना कोई चीज घर की बना लेती। मेरे घर में बहुत जल्द एसी, फ्रिज, फ्रीजर, यहाँ तक के नया फर्नीचर सब कुछ आ चुका था। मैंने चोरियां 1 साल पहले शुरू की थी, लेकिन कभी किसी औरत की तरफ बेबाक नजरों से नहीं देखा था। ये सच था कि मैं उस लड़की के हुस्न पर फरेफ्ता हो चुका था। उस लड़की ने सब कुछ निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिया, कहने लगी बस और कुछ नहीं हमारे पास। खुदा के लिए मेरी माँ को कुछ मत कहना, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है और मेरी माँ के सिवा मेरा कोई नहीं है। वो लड़की मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मेरी नजरें तो उसके हुस्न पर थी जो मुझे उसकी तरफ माइल करने लगा। मैंने जेवर और पैसे अपने दोस्त को पकड़ा, कहा कि इन सबको रुमाल में बांधो। वो औरत रोते हुए कहने लगी कि ये मैंने अपनी बच्ची के जहेज के लिए रखा है, खुदा के लिए ये सब मत ले जाओ। मैंने पाई पाई जोड़कर ये सब कुछ बनाया है, लेकिन मुझ पर उन आंसुओं का कोई असर ना हुआ। मैं इतने गुनाह कर चुका था कि दिल पर स्याही फैल चुकी थी। अब किसी के आंसुओं और मिन्नत समाजत मुझ पर असर नहीं करते थे। जाने से पहले मैंने उस लड़की से कहा कि मेरे साथ कमरे में चलो। ये सुनना था कि उस लड़की के साथ साथ उसकी माँ दोनों का ही रंग उड़ गया। उसकी वालिदा मुझे दुहाइयां देने लगी कि खुदा के लिए ये जुल्म मत करना, जो कुछ हमारे घर में जमा पूंजी थी वो तो तुम ले जा रहे हो, ठीक है वो तुम ले जाओ, लेकिन मेरी बच्ची को बर्बाद मत करो। ये सब सुनकर मेरा दोस्त मुझसे कहने लगा कि ये क्या कर रहे हो तुम, देखो चोरी तक तो बात ठीक है, लेकिन ये सब तो गुनाह। उसकी बात अभी मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि मैंने पिस्टल उसके सर पर तान दी। मैंने कहा ज्यादा बकवास की ना तो तुम्हें भून के रख दूंगा। शैतान मुकम्मल तौर पर मुझ पर हावी हो चुका था, मुझे किसी बात का एहसास तक ना था। मैंने बड़ी बेदर्दी से उस लड़की का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। वो लड़की रोने लगी, अपनी वालिदा से कहने लगी अम्मी मुझे बचा लो। फिर मुझसे कहने लगी कि खुदा के लिए मुझे बर्बाद ना करो, चंद माह बाद मेरी शादी है, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, कोई शख्स मुझसे शादी नहीं करेगा, खुदा के लिए मेरी इज्जत को बख्श दो। वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, मेरी मिन्नत समाजत कर रही थी, लेकिन मेरी आंखों में तो उस वक्त शायद सुअर का बाल था। मैंने उसकी इज्जत को बुरी तरह से तार तार किया था, बड़ी बेरहमी से उसके साथ पेश आया था। वो एहतजाज करती तो मैं उसे मारने लगता। उसकी इज्जत को पामाल करके ही मैं कमरे से बाहर आया था। उसकी सिसकियों की आवाजें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं बाहर आया तो उसकी वालिदा बेजान वजूद के साथ चारपाई पर बैठी थी। उसकी रंगत बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी, नजर झुकाए यूं बैठी थी जैसे अपना सब कुछ हार बैठी हो। मैं कमीनगी सी हंसी हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। मुझे अपने किए पर कोई भी अफसोस न था। जैसे ही मैं बाहर निकला, मेरा दोस्त कहने लगा ये तुमने अच्छा नहीं किया। वो नया नया इस गैंग में शामिल हुआ था, इसलिए शायद उसका जमीर मुकम्मल तौर पर मरा नहीं था। मैंने तो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बहुत जल्द अपने जमीर का गला घोंट डाला था। पहले मैंने चोरी चकारी शुरू की, फिर शराब पीने लगा, और आज मैंने जिना जैसे गुनाह को भी कर लिया। मुझे न पहले चोरी करते हुए शर्म आती थी, न पहली बार शराब का गिलास पीते हुए, और न ही आज जिना करते हुए। वो मुझे हिकारत आमेज नजरों से देख रहा था। तेज तेज कदम उठाकर मुझसे आगे चलने लगा, कहने लगा चोरी तक तो ठीक था, तुम गुर्बत के हाथों मजबूर थे, मैं भी गुर्बत से सताया हुआ था, तभी तो तुम्हारे साथ इस गैंग में शामिल हो गया था। मगर हमारे उसूलों में ये कहीं भी नहीं लिखा था कि हम किसी औरत की इज्जत तार तार करेंगे। आखिर तुम भी बीवी बेटी वाले हो। उसने मेरी गैरत जगाने के लिए इतना ही कहा था कि मैंने जन्नाटेदार थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया। अगले ही पल उसे गिरे बांध से पकड़ा और वहीं सड़क पर गिराकर पिस्तौल उसके माथे पर तान ली और कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की। इतना कहकर मैंने उसी पिस्टल से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके माथे से खून की फुहार निकली थी। वो मुझे धक्का देकर दूर कर रहा था। कहने लगा मैं गुर्बत के हाथों मजबूर होकर चोरी करने पर मजबूर जरूर हुआ हूँ, मगर बेगैरत और बेजमीर नहीं हूँ कि किसी मासूम लड़की की इज्जत को तार तार होता देखो और कुछ भी ना बोलूं। वो मुझे धक्का देकर वहां से जा चुका था और मैं उसे कह रहा था कि तुझे मैं इस गिरोह से निकलवा कर रहूंगा। मैं तुझे मजीद अपने गैंग में शामिल नहीं रखना चाहता।
मैं उसे लान तान करता हुआ आगे बढ़ने लगा। तभी मुझे चंद साल पहले का एक वाकया याद आने लगा, जो मैंने यूं ही अपनी आंखों के सामने देखा था। वो पहली बार था जब मैं गुर्बत के हाथों सताया हुआ इस गैंग में शामिल हुआ था। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी मेरी तालीम पर खर्च कर दी ताकि मैं पढ़ लिख कर अच्छा अफसर बन सकूं और उन्हें खूब कमा कर दे सकूं। जब मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो डिग्री लिए हर कंपनी में जाकर इंटरव्यू देने लगा, मगर जहां मैं जाता मुझसे ज्यादा आला तालीम याफ्ता लोग मौजूद होते। उन्हें देखकर मुझे मायूसी होती कि कहीं मैं भी रिजेक्ट ना हो जाऊं। मुझसे पहले ही मौजूद तालीम याफ्ता लोग आपस में मायूसी भरी बातें कर रहे होते, कहने लगते कि ये तो सारा सिफारिशी निज़ाम है, हमसे कम ग्रेड लेने वाले लड़के की अभी अभी हमारे सामने सिफारिश आई है, अब हमारे यहाँ रुकने का तो कोई फायदा ही नहीं। फिर भी किस्मत आजमा लेते हैं, मगर पूरा यकीन है कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी। हर तरफ सिफारिश का राज था। मैंने कई जगह नौकरी के लिए अप्लाई किया, मगर कोई खास रद्द अमल ना मिल सका। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। मेरा बाप दिन रात मेहनत कर करके बिस्तर पर जा लगा था। एक वक्त वो भी आया जब मेरा बाप बीमारी की हालत में फौत हो गया और मेरी बूढ़ी माँ रह गई। माँ ने अपना जेवर बेचा, मुझे एक दुकान खोलने का कहा। मैंने किराने का स्टोर खोल लिया। उन्हीं दिनों मेरी माँ ने मेरी शादी करवा दी। मेरी बीवी बड़ी ही नेक और सुलझी हुई थी, कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए ज्यादा इस तरफ की सूझबूझ नहीं रखती थी, मगर उसने बच्चों की तरबियत अच्छी की थी। एक रोज बीमारी की हालत में मेरी माँ भी चली गई। मैं इतना कमा नहीं पाता था कि अपनी माँ का अच्छे से इलाज करवा सकता। दिन ब दिन डिप्रेशन और टेंशन ने मुझे जकड़ रखा था। एक रोज जब मैं सुबह सुबह उठकर दुकान जाने लगा तो मेरे होश उड़ चुके थे, क्योंकि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब दुकान का शटर खोल कर देखा तो मेरा वजूद लर्जा खेज था, क्योंकि मेरी दुकान खाली पड़ी थी। 1 रुपए का सिक्का भी मेरी दुकान में मौजूद ना था। सारा सामान चोरी हो चुका था और मैं कंगाल हो गया था। वो लोग मेरी दुकान पर हाथ साफ कर चुके थे। दुकान का किराया मेरे सर पर उधार था। मैंने दुकान का किराया अदा किया। सोचने लगा कि आखिर क्या नौकरी करूं। घर में फाके पड़ने लगे, ऊपर से बिजली का बिल, गैस की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं। तभी मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई। मुझे सड़क किनारे मायूस बैठे देखकर वो मेरे पास चला आया। जब वो पूछने लगा तो मैंने बताया तो उसने मुझे नौकरी दिलवाने की हामी भरी। वो मुझे अपने साथ ले गया। वो लोग मुझे चोरी चुकारी करवाना चाहते थे। मेरा तो ज़मीर जाग उठा, फौरन मना कर दिया। मगर जब बीवी बच्चों को भूखा देखा तो मजबूरन उनके पास चला आया। कहा कि मैं अभी छोटी मोटी चोरी कर लिया करूंगा, मगर कत्लो गारत नहीं करूंगा। वो लोग मान गए। वो मेरी पहली चोरी थी। जो मैं उनके साथ एक घर में गया तो उन्होंने एक लड़की के साथ जिना किया था। मैंने जब ये मंजर देखा तो उन्हें गालम गलोच देने लगा। घर से निकल आया, मगर वो लोग कहने लगे कि अभी तुम इस मामले में नए हो, इसीलिए ऐसा कर रहे हो। जब आदी होगे तो ये सब कुछ तुम्हें नॉर्मल लगने लगेगा। वाकई आज मुझे इन सब की आदत हो चुकी थी और आज पहली बार मैंने ये सब कर डाला था। आज सरदार ने हम सबको अपनी तरफ बुलाया था। कहने लगा कि आज महीने का पहला हफ्ता है और हमेशा की तरह तुम लोगों ने जो भी कमाया है उसका 10% सरदार के पास रखोगे। मैंने जो भी कमाया था वो लिया और सरदार के पास चला गया। वो हमारा खुफिया अड्डा था जहाँ पर उस वक्त हम 20 लोग मौजूद थे, जो मुख्तलिफ गिरोहों की शक्ल में लोगों के घरों में चोरियां किया करते थे। मैंने आज जो कुछ कमाया था उसमें से कुछ हिस्सा बतौर तोहफा सरदार को दे दिया। सरदार देखकर खुश हुआ। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो काफी देर हो चुकी थी। मैंने जल्दी से उस मीटिंग को खत्म किया, फिर घर की जानिब जाने लगा। न जाने क्यों आज मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी, जैसे कुछ गलत होने वाला है या हो चुका है। बिलाशुबा इसमें कोई शक ना था कि आज मैंने जो कुछ किया है वो आज से पहले कभी नहीं किया था। चोरी चकारी, लूट मार, शराब और सिगरेट तो जैसे मेरे लिए आम था, मगर जो कुछ मैंने आज किया था इससे पहले नहीं किया था। शायद तभी ये घबराहट मेरी इसी वजह से हो रही थी। मैंने कुछ पैसों से अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ चीजें खरीदी, अपनी बीवी के लिए भी कुछ सामान खरीदा। ये लाहौर था, यहाँ पर दुकानें रात गए तक खुली रहा करती थी। मैं खुशी खुशी वो सामान लिए घर की जानिब जाने लगा। मैंने जैसे ही घर के बाहर कदम रखा तो मेरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। दिल की धड़कनें इस कदर तेज हो गई, ऐसे लगता था कि अगर दरवाजा खोल दिया तो न जाने क्या कयामत टूट पड़ेगी। मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी को खटखटाने की कोशिश की तो मेरी तो जान निकल गई, क्योंकि दरवाजे की कुंडी कटी हुई थी। ये स्टील का दरवाजा था। मैं हैरत से इतने मजबूत दरवाजे की कुंडी को देख रहा था, जिसको बड़े ही माहिर तरीके से किसी हथियार से काटा गया था। मगर क्यों, कैसे, किसने? चंद ही लम्हे लगे थे मुझे मेरे दिमाग पर जोर देने में। मैं कपकपाते हुए हाथों के साथ घर के अंदर दाखिल हुआ। मेरी नजर जमीन पर गड़ी हुई थी। सर उठाकर घर का जायजा लेने की तो हिम्मत ही ना थी।
ایسے لگتا تھا اگر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو جیسے میری دنیا تباہ ہو جائے گی. پیروں کے ساتھ تو جیسے منوں پتھر بندھے جا چکے تھے. میں نے اپنے حواس بحال کیے، گہری سانس خارج کر کے سر اٹھا کر اوپر دیکھا. گھر میں بالکل خاموشی چھائی تھی. میں نے آس پاس دیکھا، کوئی بھی نظر نہ آیا. بمشکل قدم اٹھاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا. ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا. لاؤنج کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی. چیزیں بکھر کر آس پاس گری پڑی تھیں. سامان ٹوٹا پھوٹا تھا. میں اس گرے ہوئے سامان کو دیکھتا ہوا آگے آنے لگا. جب آگے آیا تو مجھے دیوار کے سہارے بیٹھی ہوئی اپنی بیوی دکھائی دی، جس کا دوپٹہ ڈھلکا ہوا تھا، گلے میں تھا، بال بکھرے تھے، چہرہ سرخ تھا اور اس پر مکمل سختہ طاری تھا. وہ غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے بیٹھی تھی. میں چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی؟ گھر میں کوئی آیا تھا کیا؟ میری بیوی سکتے کی حالت میں ہی بیٹھی رہی. میں نے نظر دوڑا کر اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھونڈنا چاہا، مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی. میں لمبے لمبے سانس خارج کر رہا تھا. بیوی کو جھنجھوڑ کر کہنے لگا کہ بتاؤ مجھے سب کیا ہوا ہے، میری بیٹی کہاں ہے؟ میں نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں واپس آئی. جب اس نے مجھے اپنے پاس دیکھا تو اس کے حواس بحال ہوئے. روتے ہوئے چیخ چیخ کر وہ مجھے سب کچھ بتانے لگی کہ کچھ گھنٹوں پہلے جب میں اور میری بیٹی سو رہے تھے تو گھر میں چور آئے. وہ سب کچھ چرا کر لے گئے. انہوں نے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا. جب میں نے یہ سنا تو میرے پیروں کی زمین نکل چکی تھی. یہ وہی وقت تھا جب میں کسی اور کے گھر میں ڈاکہ ڈال رہا تھا. وہ رو رہی تھی، بلک رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی. صدمہ مجھے بھی تھا، مگر مجھے میری بچی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے اس سے کہا کہ الشبہ کہاں ہے؟ الشبہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے وہ؟ بیوی نے جب یہ سنا تو اسے ایک دفعہ پھر سے چپ سی لگ گئی. اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور منہ کے آگے چادر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. میرا تو دل حلق کو آنے لگا. میں نے بیوی سے چلا کر پوچھا کہ کہاں ہے الشبہ؟ تو کمرے کی طرف اشارہ کرنے لگی. میں فوراً اٹھا، کمرے کی طرف بھاگ کر آیا. جو ہی ہمت کر کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہ تھا. کمرے کی ہر چیز بکھری ہوئی تھی. قیمتی سامان چوری ہو چکا تھا. جو آج تک میں لایا تھا کمرے میں کچھ بھی نہ تھا. البتہ واش روم کا دروازہ نیم کھلا تھا. میں جو ہی چلتے ہوئے واش روم کے قریب آیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ خون پانی کی طرح بہتا ہوا واش روم سے باہر نکلا تھا. مزید مجھ سے رکنا محال تھا. بھاگ کر جو ہی واش روم کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر میری روح فنا کر رہا تھا. میری بیٹی واش روم میں گری پڑی تھی. اس کی کلائی پر زخم تھا، خون نکل رہا تھا. خون بہنے سے فرش آلودہ ہو چکا تھا. میری بیٹی مر چکی تھی. میں نے فوراً ہی بیٹی کو اٹھایا، ہسپتال لے جانے لگا، مگر میری بیوی نے میرا ہاتھ روک دیا. کہنے لگی کوئی فائدہ نہیں، اس نے اسی پل جان دے دی تھی جب چوروں نے تمہاری بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا. وہ لوگ کمرے سے باہر نکلے تو میں کمرے میں گئی، مگر تمہاری بچی اسی پل واش روم میں لگے ہوئے آئینے کو توڑ کر اس کے کانچ سے اپنی کلائی کاٹ چکی تھی. میں اپنا سر پیٹنے لگا، خود کو نوچنے لگا، دھاڑے مار مار کر رونے لگا. خود کو دیوار میں سر مارا. میرا سر پھٹ چکا تھا. آخر یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ آج میں نے کسی اور کی عزت پر ہاتھ ڈالا اور وہی مکافات عمل پلٹ کر میری بیٹی کی طرف آیا. میری بیٹی جان کی بازی ہار چکی تھی. میں رو رو کر ساری حقیقت اپنی بیوی کو بتا رہا تھا. بیوی نے جب یہ سنا تو میرے منہ پر تماچا مارا. کہنے لگی تجھے شرم نہ آئی؟ یہ تیرے ہی برے کام تھے جن کا خمیازہ آج تیری بیٹی کو بھگتنا پڑا. تجھ جیسے باپ کو مر جانا چاہیے. یہ بات صبح تک پورے محلے میں پھیل چکی تھی. میں اپنی بچی کو دفنانے کے لیے لے گیا. تبھی اسی وقت 2 جنازے اور بھی قبرستان میں لائے گئے. میں تو بت بنا دیکھ رہا تھا. محلے والوں نے پولیس کو بھی اطلاع دے دی اور میں خود کو ہتکڑی لگوانے کے لیے تیار تھا. شاید اسی طرح میرے گناہوں کی معافی ہو سکتی تھی. وہ 2 جنازے جو لائے گئے تھے انہیں میری بیٹی کے ساتھ ہی موجود قبروں میں دفنا دیا گیا. یہ وہی 2 جنازے تھے جن کی زندگی کل رات میں نے برباد کی تھی. وہی بوڑھی عورت جو میرے آگے ہاتھ جوڑ کر اپنی بچی کی عزت نہ لوٹنے کی دہائی دیتی رہی، اور وہ بچی جس کو میں نے تار تار کیا تھا، دونوں ہی مر چکی تھیں. میرے پاس سوائے پچھتاوے اور معافی کے اور کچھ بھی نہ رہا.